प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम टॉपिक कर रहे हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी यानी न्यायालयिक मनोविज्ञान। कल मैंने आपको न्यायालयिक मनोविज्ञान का परिचय दे दिया था, इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें हमने उसका मीनिंग समझा, उसकी परिभाषा समझी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है साइकोलॉजी एंड लॉ, मनोविज्ञान और कानून। वैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी के टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल हैं बाकी टॉपिक से, तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए ये टॉपिक आसान बनाने की, एक बेहतर रूप से आपको समझाने की। पर इसके साथ साथ जरूरत है कि आप जो मैंने ग्रुप में नोट्स भेजे थे उन्हें भी पढ़ें ताकि आपको टॉपिक क्लियर होता जाए। अगर आपने अभी तक ग्रुप के नोट्स में से नोटबुक में लिखा नहीं है तो लिखना शुरू कर दें और साथ साथ ये वीडियोस देखें ताकि आपको फोरेंसिक साइकोलॉजी यूनिट 4 समझ आना शुरू हो जाए। इससे पहले कि हम साइकोलॉजी एंड लॉ स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ चीजों से वाकिफ करवाना चाहूंगी। ये मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं बेटा, प्रतिवादी और प्रतिछेदन। ये वर्ड्स यूज होंगे इस वीडियो में, इसलिए मैं शुरू में ही आपको इन वर्ड्स का मीनिंग बताने लगी हूं। प्रतिवादी वो शख्स होता है जो कि शक के घेरे में होता है कोई ना कोई जुर्म करने के लिए, जिस पर केस चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्रतिवादी। दूसरा शब्द मैंने आपको बताया प्रतिछेदन। प्रतिछेदन का मतलब मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है, एक प्रतीक बना हुआ है। ये है बेटा साइकोलॉजी का सिंबल, मनोविज्ञान का सिंबल। ये मैं पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ। ये सिंबल होता है मनोविज्ञान का सिंबल। तो ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सारा मनोविज्ञान के सिद्धांत हमने डाल दिया। और ये जो दूसरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल, इसमें लॉ की चीजें हैं, लॉ की चीजें, कानून की चीजें। तो इन दोनों सर्कल्स का जहां पर मिलाप हो रहा है, इंटरसेक्शन या प्रतिछेदन हो रहा है, उसे हम कहते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी या न्यायालयिक मनोविज्ञान। तो ये जो बीच का एरिया है जिसे हम प्रतिछेदन कहते हैं या इंटरसेक्शन कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताना जरूरी समझा। इसे कहते हैं प्रतिछेदन। आइए शुरू करते हैं साइकोलॉजी एंड लॉ या फिर कानून और मनोविज्ञान। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि हम जानते हैं कि जितने भी मुश्किल केस होते हैं, पेचीदा केस होते हैं जो कि कोर्ट में लाए जाते हैं, उसमें मनोवैज्ञानिकों की राय ली जाती है। आज के दौर में तो पक्की बात है कि ये राय जरूर ही ली जाती है, पर शुरू से ऐसा नहीं था। बल्कि आज की डेट में भी जो कानून और मनोविज्ञान का आपस का संबंध है, वो हमेशा से सामंजस्यपूर्ण नहीं रहा। यह जो रिश्ता है कानून और मनोविज्ञान के बीच, ये हमेशा से सामंजस्यपूर्ण नहीं रहा। ये हमेशा से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ लोगों के ये बात कुछ लोगों को रास आ जाती है कि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, कानून और मनोविज्ञान, और कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आएगी। तो ये जो दो चीजों का, दो क्षेत्रों का संबंध है, ये हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं रहा। इसके अंदर उतार चढ़ाव काफी तरह के आते रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों की आलोचना किस मुद्दे को लेकर होती है? क्यों है ऐसा कि सामंजस्यपूर्ण नाता नहीं है इन दोनों में? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि आपने पढ़ा कि वैज्ञानिक बुनियाद ना होकर नैतिक निर्णय लिए जाते हैं। इसका मतलब है
कि जो कानून के पेशेवर हैं, कानून के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, उनकी मान्यता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो अपने निर्णय, अपने डिसीजंस वैज्ञानिक आधार पर नहीं लेते। उनका कहना है कि मनोवैज्ञानिक तो जी जो उन्हें खुद को ठीक या गलत लगता है, सही या खराब लगता है, उसके आधार पर नैतिक निर्णय ले लेते हैं, जबकि आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। तो इन कारणों की वजह से साइकोलॉजी और लॉ के बीच में संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे। अच्छे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि खराब ही रहे हैं, परंतु मैं रिपीट कर रही हूं आपके लिए, जो कानून के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें लगता है कि मनोवैज्ञानिक तो जी वैज्ञानिक बुनियाद पर डिसीजंस ना लेकर अपने ही नैतिक निर्णय लेते रहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेटा कानून और मनोविज्ञान के बीच में अंतर, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। फिर हम करेंगे कानून और मनोविज्ञान के बीच में संबंध क्या है। हम दोनों टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। ये दोनों ही हेडिंग्स मनोविज्ञान और कानून या साइकोलॉजी एंड लॉ के अंदर आती हैं। अंतरों में जो डिफरेंसेस हैं, पहला अंतर है बेटा आधारभूत मान्यताएं। आधारभूत मान्यताएं, आधारभूत मान्यताओं का मतलब है कि साइकोलॉजी एंड लॉ की जो बेसिक सी मान्यताएं हैं, उनकी जो बेसिक असम्पशंस हैं, जिन मान्यताओं को वो अपनाकर कार्य करते हैं, वो दोनों की अलग अलग है। कानून एक चीज कह रहा है, आधारभूत मान्यताएं उसकी अलग है, तो साइकोलॉजी अलग चीज कह रही है। ये कैसे अलग अलग हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बात आती है बेटा, ये आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बात आती है कि इधर साइकोलॉजी है, इधर कानून है। एक तरफ साइकोलॉजी है, एक तरफ कानून है। आप पिक्चर ध्यान से देख रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। साइकोलॉजी के अंदर हम निर्धारणवादी धारणा अपनाते हैं। निर्धारणवादी धारणा का मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान का जितना भी व्यवहार है, इंसान के जितने भी एक्शंस हैं, उनको कुछ कारक निर्धारित करते हैं, कुछ फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। अगर वो कारक वैसे ना हो तो मानव का व्यवहार भी अलग हो जाएगा। ये कारक किस प्रकार के हो सकते हैं? ये कारक हो सकते हैं कि इंसान का वातावरण कैसा है, उसकी घर की परिस्थितियां कैसी हैं, जैविक आधार उसके व्यवहार का निर्माण कर सकते हैं, उसके मन का माहौल कैसा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि निर्धारणवादी मत में कही जाती हैं साइकोलॉजिस्ट द्वारा कि इंसान का व्यवहार तो जी बहुत सारे कारक डिसाइड करते हैं। इसके विपरीत कानून के लोग कहते हैं कि हमें इन कारणों की बात करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के पास एक फ्री विल है, उसकी अपनी इच्छा है, वो फ्री है, मुक्त है डिसाइड करने के लिए कि उसने क्या करना है या क्या नहीं करना। इसे कहते हैं फ्री विल। तो इन दोनों की बातें अलग अलग हो गई। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इंसान की अपने कार्य करने की जिम्मेवारी कम हो जाती है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा कार्य, व्यवहार उसका अपना नहीं है, बल्कि अलग अलग कारक उससे वो व्यवहार करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ कानून के अंतर्गत इंसान की अपने व्यवहार के लिए जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे साइकोलॉजी के अंडर जिम्मेवारी के साथ नीचे की तरफ एरो है। मनोविज्ञान के अनुसार साइकोलॉजी एंड लॉ में इंसान के अपने व्यवहार की जिम्मेवारी कम हो जाती है, पर कानून के लोग कहते हैं कि जिम्मेवारी बढ़ी हुई होती है। इंसान खुद जिम्मेवार है, जवाबदेह है अपने हर एक्शन के लिए, अपने हर
व्यवहार के लिए। बेटा अगर आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे से लिखकर ग्रुप में पूछ सकते हैं या मुझे अलग से व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी में निर्धारणवादी मत है, निर्धारणवादी विचारधारा है जिसकी वजह से हर इंसान की जो जिम्मेवारी है वो कम रहती है। और हमने कानून के अंतर्गत पढ़ा कि इंसान के पास फ्री विल है, अपनी इच्छा है कि वो क्या करे क्या ना करे, जिसकी वजह से अपने हर व्यवहार के लिए वो जवाबदेह है, जिम्मेवार है। तो जो कानून की विचारधारा वाले लोग हैं उनका कहना है कि जब मनोवैज्ञानिक कारण गिनवा रहे होते हैं कि जी इसने तो ये मर्डर इसलिए किया क्योंकि इसके ये हालात थे, जी इसने चोरी तो इसलिए क्यों क्योंकि इसके घर में इस तरह की समस्या चल रही थी, जब वो कारण गिनवाते हैं अपराध के या अपराधी ने क्यों अपराध किया इस बात के, तो कानून वाले कहते हैं कि जैसे कि हम कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिम्मेवारी उनकी कम हो गई, अपराधियों की जिम्मेवारी कम हो गई। ये थी पहला पॉइंट बेटा, ये आपका पहला पॉइंट था आधारभूत मान्यताएं। आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है अनिर्णयता के लिए सहनशीलता। देखेंगे आप, अनिर्णयता के लिए सहनशीलता। अनिर्णयता के लिए सहनशीलता समझने के लिए हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक चीज होती है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग और इसके विरुद्ध, इसके ऑपोजिट दूसरी चीज होती है ग्रे एरिया। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हम उससे कहते हैं जिसमें या तो है या नहीं है, या पूर्ण रूप से वो चीज है या वो पूर्ण रूप से वो चीज नहीं है। इसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ऑल या नन थिंकिंग। ऑल यानी सब कुछ, सारा कुछ है, या नन कुछ भी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके ऑपोजिट ग्रे एरिया एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है। ये हमारी अपनी सोच और अपने नजरिए पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज को ऐसे देखें कि ठीक है उसकी थोड़ी कमियां हैं और उसके थोड़े गुण हैं, कुछ दोष हैं, कुछ खूबियां हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूर्ण रूप से एक तरफ है, पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं है, उसमें दोनों चीजें हैं, वो एक ग्रे एरिया बन जाता है। ये बात तो हमें समझ आ गई। तो अब इसको हम लागू कैसे करेंगे साइकोलॉजी एंड लॉ में? इसका मतलब ये होता है कि अनिर्णयता के लिए जो सहनशीलता है, अनिर्णयता यानी ग्रे एरिया, कि निर्णय पक्का नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, अनिर्णयता है। अभी निर्णय पक्का नहीं है, लग रहा है कि इसने हो सकता है अपराध किया हो सकता है ना किया हो, अभी कुछ पक्का नहीं है, अनिर्णयता है। तो जो अनिर्णयता वाली चीज है इसके लिए मनोविज्ञान तो बहुत सहनशीलता दिखाता है। मनोविज्ञान कहता है ऐसा हो सकता है कि पक्का नहीं है कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, अपराधी ये है कि कोई और है, पर कानून ऐसी सहनशीलता नहीं दिखाता। कानून कहता है अपराध हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं हुआ। कानून कहता है अपराधी ने अगर अपराध किया है तो वो दोषी है, उसे दंड मिलना चाहिए, या अगर वो दोषी नहीं है तो उसे पूर्ण रूप से मुक्त कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। आइए इसी चीज को हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, साइकोलॉजी कह रही है, एक ग्रे एरिया लेकर चल रही है साइकोलॉजी, जिसमें कि हम देख रहे हैं संभावना सिद्धांत। संभावना हो सकता है कि जुर्म हुआ है, हो सकता है कि जुर्म नहीं हुआ, हो सकता है कि प्रतिवादी ने ही जुर्म किया हो सकता है कि ना किया हो। इसमें ग्रे एरिया रहता है और संभावना सिद्धांत काम करता है, पर कानून में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, सहनशीलता नहीं है,
ग्रे एरिया के लिए कानून में सहनशीलता नहीं है, वो केवल सबूत पे काम करता है। जो सबूत है तो जुर्म हुआ है और दोषी को दंड मिलेगा, अगर सबूत नहीं है तो दंड नहीं मिलेगा। इस तरीके से हमने देखा कि पहला हमारा कंसेप्ट या इसमें पॉइंट था आधारभूत मान्यताएं, दूसरा पॉइंट था अनिर्णयता के लिए सहनशीलता, तीसरा पॉइंट हम समझते हैं बेटा, आइए। तीसरा पॉइंट है पद्धति। पद्धति होता है तरीका, पद्धति होता है बेटा तरीका। या पढ़ लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। साइकोलॉजी में हम देखते हैं लिखा हुआ है भरसक प्रयास। भरसक प्रयास यानी हम देखते हैं कि जब एक वकील कोर्ट में कोशिश कर रहा होता है साबित करने की कि कौन गुनहगार है या कौन नहीं, तो वो इस बात के लिए भरसक प्रयास करता है, भरपूर कोशिश करता है, दिलो जान से लगा होता है कि सिद्ध हो जाए कि जुर्म कौन किसने किया है, किसने नहीं किया, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। ये बात वो भरसक प्रयास के साथ करता है। पर कानून का कहना है कि जी हम तो सबूत पर निर्भर करते हैं, आप आवेश में आकर करेंगे, जितने मर्जी जज्बाती हो जाइए, हमारे को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कानून कहता है कि आप जितने भी प्रयास कर रहे हैं आवेश रहित प्रयास होने चाहिए, कोशिशों में भावनाएं नहीं आनी चाहिए, आवेश रहित प्रयास होने चाहिए। आप अगर जज्बाती हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, आप कोर्ट में रो भी रहे हैं, तो कानून को उससे कुछ वास्ता नहीं है, कानून सिर्फ सबूतों पर निर्भर करती है। दोनों चीजें जो है कानून और साइकोलॉजी दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और दोनों को अगर मिलाकर आगे चला जाए तो वो बेस्ट रहता है। ये थे बेटा मनोविज्ञान और कानून के बीच में अंतर। अंतर समझने के बावजूद हमें ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी और लॉ, मनोविज्ञान और कानून बिल्कुल अलग अलग नहीं है। ये जो धाराएं हैं ये अपने आपस में सिर्फ डिफरेंट नहीं है, इन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था प्रतिच्छेदन, तो जो प्रतिच्छेदन वाला हिस्सा है वो इनके कॉमन बातें हैं जो दोनों में शामिल रहती हैं। ये बातें कैसे हो सकती हैं? जैसे दोनों ही क्षेत्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने की चेष्टा करती हैं, ये दोनों ही क्षेत्र कोशिश करते हैं कि मानव व्यवहार का नियंत्रण हो सके, भविष्यवाणी हो सके कि आज ये इंसान ऐसा व्यवहार कर रहा है तो कल को क्या ये इंसान ऐसा व्यवहार करेगा जो जुर्म कहलाएगा, प्रचंड होगा। प्रचंड यानी गलत व्यवहार। कौन ऐसा शख्स है जो आज की डेट में इतना सही चल रहा है कि हम उस पर आगे चलकर भी शक ना करें। इस तरह के तरह तरह की चीजें मनोविज्ञान और कानून दोनों में अध्ययन की जाती हैं। बल्कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक न्याय के नीतियों के निर्माण का अध्ययन करते हैं और उसमें इनपुट्स देते हैं, योगदान भी देते हैं। ये भी एक उदाहरण है साइकोलॉजी एंड लॉ के प्रतिच्छेदन का, इंटरसेक्शन का। तो मैं आपको बेटा जो इन दोनों के बीच में संबंध है, साइकोलॉजी और लॉ के बीच में जो संबंध है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आपके लिए जानना जरूरी है कि वो भी साइकोलॉजी एंड लॉ टॉपिक के अंडर ही आएगा। फोरेंसिक साइकोलॉजी का चैप्टर चल रहा है जिसमें पहला टॉपिक है साइकोलॉजी एंड लॉ। इस टॉपिक में अंतर और संबंध दो चीजें हम पढ़ेंगे। अंतर मैं आपको आज समझा चुकी हूँ, संबंध में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज और,
ये बात मैं आपको सिलेबस से जोड़कर बता रही हूँ, पर बताना मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना एक अच्छी बात है। हम मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, हमें कुछ तो एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बीच में बताया था कि ग्रे एरिया और ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग क्या है। रिपीट करती हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट होता है या तो एक तरफ या काला या सफेद, और ग्रे होता है दोनों का मिक्सचर। तो बेटा जब हम लोगों को भी देखते सुनते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बारे में अपने मन में धारणाएं बनाते हैं, हमेशा याद रखना कि ज्यादातर लोग ग्रे एरिया में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई पूर्ण रूप से अच्छा या पूर्ण रूप से खराब है। हर इंसान के कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे, कुछ खूबियां होंगी, कुछ कमियां होंगी। ऐसा हो सकता है कि किसी की खूबियां ज्यादा हो या किसी की कमियां ज्यादा हो, पर टोटली ब्लैक एंड व्हाइट लोग ज्यादातर नहीं होते। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि जब हम साइकोलॉजी एंड लॉ पढ़ रहे होते हैं तो एक स्वाभाविक सी बात है कि हमें सारी मनोविज्ञान की बात ज्यादा जचती है। हमें लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि हमें सोचना चाहिए कि किसी ने अपराध किया तो क्यों किया। कानून के लोग जब इस चीज का विरोध करते हैं तो वो भी अपनी जगह सही है। मनोवैज्ञानिक जब ये कहते हैं कि नहीं जी कारक देखो उसने ये अपराध किया, वो भी सही है। तो इसमें एक चीज और आ जाती है जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स, कि एक इंसान होने के क्या हक हैं, क्या अधिकार है। इन अधिकारों के अंतर्गत मनोविज्ञान को थोड़ी सी अहमियत मिल जाती है कि अगर किसी इंसान ने किसी मजबूरी में विवश होकर कुछ कारणों की वजह से एक अपराध करा है तो उसको सजा ठीक है मिलनी चाहिए, पर उन कारणों को मद्देनजर रखते हुए। ये सारी चीजें साइकोलॉजी, लॉ, ह्यूमन राइट्स ये आपस में मिली जुली हैं। चलिए आज का वीडियो हम यही रोकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक कुछ बेटर समझ आया होगा पहले से। टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट।